जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज है संडे और संडे में हम लोग लेके आ गए हैं बिहार पुलिस का सुपर फास्ट रिवीजन। तो सारे साथियों आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और आज आप लोगों को अपना स्कोर काउंट करते चलना है और बताना है लास्ट में कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा। देखिए साथियों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि पिघलती बर्फ़ में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताइए कि पिघलती बर्फ़ में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए, आज आप लोगों का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको फटाफट जवाब देना है और अपना स्कोर काउंट करते हुए चलना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण, या फिर ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन, या फिर पीएच साथियों रासायनिक ऊर्जा का निर्माण। तो बताइए इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए, पिघलती बर्फ में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो वो आपका हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण। क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा साथियों, यानी पहले सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आज बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं होना है, आप लोग पेन को भी लेके बैठ जाएं। चलेंगे इसके बाद दूसरे प्रश्न में। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, बोल रहा है कि कौन सी ऊर्जा किसी गतिमान वस्तु में होती है। बताइए किसी गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा होती है, या ऊष्मा ऊर्जा होती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा होती है। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सी ऊर्जा किसी गतिमान वस्तु में होती है। तो देखिए, किसी भी गतिमान वस्तु में ना आपका बहुत आसान तरीका याद रखने का कि गतिमान वस्तु है तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा साथियों? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिमान वस्तु है तो कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग को ना वीडियो काफ़ी स्पीड लगे तो जो भी सवाल आपके सामने में आए उसको आप रोक दीजिए, रोक करके फिर उसका जवाब देंगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। चलेंगे तीसरा प्रश्न आपके सामने में आ गया फटाफट। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि जल के भंडारण के लिए डैम में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। बताइए, जो जल का भंडारण है, भंडारण के लिए डैम में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। बताइए, क्या उसमें गतिज ऊर्जा संचित रहती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा साथियों, या फिर तापीय ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा। फटाफट आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए, जल के भंडारण के लिए ना डैम में कौन सी ऊर्जा, तो आपका डैम में देखिए पानी रुका हुआ है तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा साथियों? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना स्कोर करते चले आप लोग काउंट। चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न में चलेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने में है। चौथा प्रश्न है कि एक स्प्रिंग को दबाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। बताइए, जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। क्या उसमें गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या साथियों विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, या फिर उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या फिर साथियों उसमें ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित होती है। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब कि जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। साथियों कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद पांचवा प्रश्न में चलेंगे। देखिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने में है कि इंसान के शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताइए, इंसान का जो शरीर है, हम लोगों का शरीर है, उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होगा साथियों? क्या मुख्य ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा, या विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, या रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, या फिर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए, इंसान के शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाता है, वो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है साथियों? रासायनिक ऊर्जा हो जाता है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 5 का सी। देखिए, अब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले फटाफट, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 आपका है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है और उसका तापमान नहीं बढ़ता तो इसका क्या अर्थ है। बताइए कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है और उसका तापमान नहीं बढ़ता है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। क्या साथियों, पहला अर्थ कि वो अधिक ऊष्मा सोखने में असमर्थ है, या फिर वो ऊर्जा खो रहा है, या फिर साथियों वो स्थिति परिवर्तन कर रहा है, या फिर साथियों वो विकिरण कर रहा है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल है साथियों। तो देखिए, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में कि जब उसको आप क्या कर रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं और उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपना स्थिति क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? वो स्थिति परिवर्तन कर रहा है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए, 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि तापमान बढ़ने पर
किसी पदार्थ के कणों की गति। देखिए जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो पदार्थ के कणों की गति क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाती है साथियों, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर बढ़ जाती है, या फिर शून्य हो जाती है। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत आसान सा सवाल है कि देखिए आप सबको भी पता है कि जब आप तापमान अगर बढ़ाइएगा ना तो पदार्थ आपका कणों से मिलकर बना होता है, और कणों की गति क्या हो जाता है साथियों, कणों की गति बढ़ जाती है। क्या होती है, कणों की गति बढ़ जाती है। यानी 7 का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में है कि ऊष्मा और तापमान दोनों में समानता क्या है। देखिए ऊष्मा और तापमान दोनों में समानता बोला, क्या समानता है। क्या पहला ऑप्शन है कि दोनों ऊर्जा है, या फिर दोनों बल है, या फिर दोनों तापीय गुणों को दर्शाते हैं, या फिर दोनों द्रव्यमान को दर्शाते हैं। फटाफट बताइए साथियों, ऊष्मा और तापमान दोनों में क्या समानता आपको दिखती है। तो देखिए आप अगर ऊष्मा और तापमान दोनों को देखिएगा तो दोनों में एक समानता क्या है कि दोनों ऊर्जा है साथियों। क्या दोनों ऊर्जा है। यानी 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते चले कॉपी में। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए आप लोग, प्रश्न संख्या 9 आपका है कि जब दो वस्तुएं समान तापमान पर होती है, ठीक है, तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा। बताइए जब दोनों में तापमान समान होती है, दो वस्तुएं हैं और समान तापमान पर है, तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा। क्या साथियों उच्च से निम्न की ओर होगा, या फिर निम्न से उच्च की ओर होगा, या फिर दोनों दिशाओं में होगा, या फिर नहीं होता है। बताइए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए आप अगर दिमाग लगाइएगा तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि देखिए दोनों का ना तापमान समान है। तापमान जब समान होगा साथियों तो यहाँ पे उच्च और निम्न की बात होगा नहीं, निम्न उच्च की बात होगा नहीं। तो साथियों क्या हो जाएगा, जब तापमान अगर समान है तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा साथियों, ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलेंगे। 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए आज के सेशन का आपका 10वां प्रश्न, आज का सेशन आपका सुपर फर्स्ट रिवीजन है। अगला प्रश्न देखिए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। बताइए साथियों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। क्या ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी है, या फिर जूल है, या फिर वाट है, या फिर न्यूटन है साथियों। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है साथियों, जूल हो जाता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए साथियों आज अगर सुपर फास्ट रिवीजन नहीं होता तो बाकी सब बातें भी आप लोग को बताते हुए चलते। आप लोग घबराइए मत। देखिए हर संडे को हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, और उसके अलावा बचे हुए दिनों में हम लोग हर दिन कंटिन्यू वीडियो में जो जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है उसको करते चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है कि 0 केल्विन तापमान पर किसी वस्तु के कण, कितना पर, 0 केल्विन तापमान पर किसी वस्तु के कण क्या हो जाएगा साथियों, अधिक तेजी से कंपन करता है, या फिर बिल्कुल नहीं कंपन करते हैं, या फिर बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करते हैं, या फिर साथियों पूरी तरह से विस्फोट करते हैं। बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। बोला कि 0 केल्विन तापमान पर किसी वस्तु के कण क्या हो जाएंगे साथियों, तो किसी वस्तु के कण में क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंपन नहीं होगा। यानी बिल्कुल नहीं कंपन करते हैं, यानी बिल्कुल भी कोई कंपन नहीं होगा साथियों। कब, 0 केल्विन तापमान पर। यानी इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है, रुकिएगा एक ऑप्शन नीचे, हाँ अब होगी आपका। देखिए 12वां प्रश्न आपका बोला है कि अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट किस सामग्री से बनाया जाता है। बताइए आपको अस्थायी चुंबक बनाना है और आप किस तरह का मैग्नेट यानी किस सामग्री से बनाइएगा। क्या आप लोहे से बनाइएगा साथियों, या स्टील से बनाइएगा, या लकड़ी से बनाइएगा, या तांबे से बनाइएगा। इस सवाल का आप लोग फटाफट जवाब देते चले कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों आपको अगर अस्थायी चुंबक बनाना है ना तो उसके लिए आप कौन सा सामग्री लीजिएगा, तो स्टील क्या लीजिएगा साथियों, स्टील लीजिएगा। यानी स्टील से क्या किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। यानी इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत चुंबक की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। बताइए विद्युत चुंबक की आपको ताकत को बढ़ाना है साथियों, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या बैटरी का वोल्टेज कम किया जाए, या फिर कॉइल के फेरे बढ़ाए जाए, या फिर कॉइल की लंबाई घटाया जाए, या फिर कोर में लकड़ी का प्रयोग करें। फटाफट आप लोग बताइए कि जब विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो उसको ताकत को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो साथ ही उसके ताकत को बढ़ाने के लिए आप सबको पता है कि क्या किया जाएगा, कोयल के फेरे जो है उसको बढ़ाए जाएंगे। जब आप कोयल के फेरे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक का ताकत बढ़ते जाएगा। यानी इस सवाल का भी जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चारों ओर बनता है, क्या बनता है
क्या विद्युत क्षेत्र बनता है साथियों, या फिर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या फिर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या ऊष्मा क्षेत्र बनता है। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल है। तो देखिए, जब किसी चालक से आप धारा प्रवाह कीजिएगा ना, तो उसके चारों ओर क्या होता है साथियों, उसके चारों ओर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र तो होता है, लेकिन कौन सा? अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी इस सवाल का भी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका है, रुकिएगा, कि 15वां प्रश्न आप देखिएगा कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है। बताइए, विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? क्या यांत्रिक से उष्मा में रूपांतरण होता है, या फिर उष्मा से यांत्रिक में रूपांतरण होता है, या फिर विद्युत से यांत्रिक में रूपांतरण होता है साथियों, या फिर रासायनिक से यांत्रिक में रूपांतरण होता है? फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए, आप सबको पता है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र से हर हाल में सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है साथियों? तो वो होता है आपका कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आपका विद्युत मोटर। और देखिए, मोटर और जनित्र से हर हाल में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं साथियों। यानी 5 का क्या हो जाएगा? सॉरी 15 का सी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न आपका है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? बताइए, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? क्या मोटर के लिए प्रयोग होता है, या जनित्र के लिए प्रयोग होता है, या बल्ब के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर साथियों वोल्ट मीटर के लिए प्रयोग होता है? बताइए, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, आज से पहले हम लोग फ्लेमिंग के बारे में जब भी पढ़े तो वहाँ पर क्या सवाल आता था कि मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा किसको दर्शाता है। लेकिन आज सवाल क्या है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो देखिए साथियों, ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम जनित्र के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? विद्युत जनित्र के लिए। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले, और इससे क्या होगा ना साथियों, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु का वेग 0 है तो उसका संवेग क्या होगा? क्या उसका संवेग अधिकतम है, या फिर न्यूनतम है, या फिर 0 है, या फिर अनंत है? तो देखिए साथियों, इस बात को रटना नहीं है, आप बस इस तरह देख लीजिएगा। P = m/v होता है। तो आपको बोला है कि उसका वेग को ना 0 कर दिया जाता है। जब इसको 0 कीजिएगा तो m/0 और 0 हो जाएगा। तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा साथियों? संवेग भी 0 हो जाएगा। तो संवेग 0 कहाँ है? तो 0 ऑप्शन नंबर सी में है साथियों। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद आप 18वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने में है कि कोई वस्तु जब एक सीधी रेखा में समान वेग से चलती है तो उस पर कार्य कर रहा कुल बल कितना होगा? देखिए बोला है कि जब वस्तु एक सीधी रेखा में समान वेग से चलती है तो उस पर कार्य कर रहा कुल बल क्या हो जाएगा साथियों? क्या कुल बल अधिकतम हो जाएगा, या न्यूनतम होगा, या 0 होगा, या फिर अनंत होगा? तो देखिए साथियों, सीधी रेखा पर वो वेग कर रहा है और समान चाल से, समान वेग से वो चल रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों? कुल बल उसमें 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें? कुल बल 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने में, रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए 19वां प्रश्न कि यदि बल द्रव्यमान के समानुपाती हो और त्वरण उत्पन्न करता हो तो ये किस गति के नियम को दर्शाता है? बताइए, यदि बल द्रव्यमान के समानुपाती हो और त्वरण उत्पन्न करता हो तो ये किस गति के नियम को दर्शाता है? क्या न्यूटन का पहला गति का नियम, या फिर दूसरा, या फिर साथियों तीसरा, या फिर कोई नहीं? तो बताइए साथियों 19 का क्या जवाब हो जाएगा? तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा गति का नियम हो जाएगा। न्यूटन का कौन सा गति नियम साथियों? दूसरा गति नियम। और आप जानते हैं कि दूसरा गति नियम में ही क्या होता है? आपका F = ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? ये निकल के आता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग भी अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने में है, बोल रहा है कि जड़त्व जो है, इनर्शिया, किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? क्या गति पर निर्भर करता है, या बल पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान पर निर्भर करता है साथियों, या फिर त्वरण पर निर्भर करता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि जो आपका जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जड़त्व ना द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 20 प्रश्न अब तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। चलते हैं इससे आगे बढ़ते 20 के बाद 21वां प्रश्न। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं। देखिए 21वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए में से कौन सा वाक्य जड़त्व को सही ढंग से परिभाषित करता है? बताइए, नीचे दिए गए में से कौन सा वाक्य जड़त्व को सही ढंग से परिभाषित करता है? क्या पहला ऑप्शन है बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़ना,
या फिर वस्तु का अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण, या फिर बल द्वारा वस्तु की दिशा बदलना, या फिर बल द्वारा वस्तु को घुमाना। तो देखिए साथियों, जड़त्व को ना सही ढंग से कौन आपको परिभाषित करता है, तो आप न्यूटन का प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और वो आपको क्या हो जाएगा, वस्तु का अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण। देखिए वस्तु का अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण, यही तो आपका जड़त्व को सही ढंग से आपको साथियों परिभाषित करता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 22वां प्रश्न, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा फिजिक्स, वहाँ तक आपका फिजिक्स का प्रश्न था साथियों। अब यहाँ से आगे हो जाएगा आपका बायो का प्रश्न। देखिए क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, क्या एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, या प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, या ल्यूकोसाइट के नाम से जाना साथियों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, जो आपका आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, उसको ना एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगर आज एक्सप्लेनेशन वाला क्लास रहता तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में भी बताते, ल्यूकोसाइट के बारे में बताते साथियों। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न। घबराइए मत, फिर हम लोग तो हर पूरे हफ्ते में पूरे दिन तो फिर हम लोग एक्सप्लेन करते ही हैं। आज का जो सिर्फ क्लास रहता है उसमें हम लोग पता करते हैं कि हम लोगों की तैयारी कितनी हुई अब तक साथियों। चलेंगे 23वां प्रश्न कि कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है। देखिए कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है, क्या आपका सोडियम धातु, या पोटेशियम धातु, या कैल्शियम धातु, या लोहा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो साथियों जवाब दीजिए कि कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये एक धातु है और ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर विटामिन की बात करता तो फिर विटामिन कौन सा हो जाता, के हो जाता। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में चलेंगे साथियों। देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने में है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है साथियों, क्या माइकोप्लाज्मा है, या फिर श्वेत रक्त कणिका जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या फिर अमीबा साथियों, या फिर आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। फटाफट जवाब दीजिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा साथियों, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा ए, माइकोप्लाज्मा। तो आप लोग देखिए अपना स्कोर काउंट करते चले और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना स्कोर हुआ साथियों। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न आपका सामने में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा है। क्या साथियों गुणसूत्र है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर प्लास्टिड है, या फिर साथियों गोल्जी काय है। देखिए प्लास्टिड जो है इसको लवक भी कहा जाता है साथियों, क्या कहते हैं इसको, लवक भी कहते हैं। और देखिए आपको पता है, देखिए आज कुछ नहीं बताएंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया फिर भी जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए होता है और आपका प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए सबसे बड़ा कोशिकांग आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कोशिकांग आपका प्लास्टिड होता है साथियों। कौन होता है, प्लास्टिड जो है इसको लवक बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का अंग होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने में है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है, शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। बताइए इकोसिस्टम जो शब्दावली है उसको किसने प्रस्तुत किया था। क्या साथियों वर्नाडस्के ने, या फिर थीनेमैन ने, या फिर आपका टेंसले ने, या फिर फोबर्स ने। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए आपका इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम शब्दावली को प्रस्तुत कौन किया था, आपका टेंसले ने। किसने, टेंसले ने किया था साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने में है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है में सर्वाधिक योगदान करती है। बताइए कौन हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस करता है। क्या आपका फ्रीओन करता है साथियों, या मीथेन करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कौन करता है, आप सबको पता है वो आपका कौन है साथियों, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 27 के बाद 28वां प्रश्न में। देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। बताइए किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। क्या छिपकली का होता है, या तिलचट्टा का होता है, या घरेलू खटमल का होता है, या मच्छर का होता है।
फटाफट जवाब दीजिए कि किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है। तो देखिए साथियों, जो तिलचट्टा है ना, इसको कॉकरोच बोलते हैं, ये तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 29वां प्रश्न आपके सामने में है कि मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है साथियों? क्या आपका नर क्यूलेक्स, या फिर नर एनोफिलीज, या फिर मादा क्यूलेक्स, या फिर मादा एनोफिलीज? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आपका जो मलेरिया है, मलेरिया का वाहक कौन होता है साथियों? तो देखिए मलेरिया का वाहक आपका हो जाता है मादा एनोफिलीज। कौन? मादा एनोफिलीज जो है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया का वाहक हो जाता है। इसी के कारण आपका मलेरिया होता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 29 के बाद 30वां प्रश्न, आज के सेशन का 30वां प्रश्न। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। क्या है कि केंद्रक विहीन आरबीसी किस में होते हैं, बताइए। यानी किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? क्या आपका सरीसृप के, या फिर आपका पक्षी के, या फिर एम्फीबिया के, या फिर स्तनी के? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों कि किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो स्तनी होता है ना, यानी मैमल्स जो होता है, जैसे हम लोग जो है ना साथियों, हम लोगों का जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 30 के बाद 31वां प्रश्न। देखिए 31वां प्रश्न, ये वाला जो सवाल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ना साथियों ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक देखने को मिला है। देखिए रिसेंटली आपका TRE 1 हुआ, उसके बाद आपका TRE 2 भी हुआ साथियों। इन दोनों में ये वाला सवाल ना हूबहू छपा हुआ था। तो बताइए आप लोग जवाब दीजिए कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? क्या आपका जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, या फिर जुरेसिक काल का सरीसृप है, या फिर साथियों ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, या फिर ट्राइएसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप है? तो जवाब दिए साथियों। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका जुरेसिक युग का ना सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक पक्षी है, और कब का? जुरेसिक युग का। कब का? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन आपका पक्षी है। कौन साथियों? आर्कियोप्टेरिक्स। इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए, देखिए 31 सवाल हम लोग लेके आ गए अब तक। चलते हैं 31 के बाद बढ़ते हैं 32वां सवाल की ओर। देखिए 32वां सवाल काफ़ी आसान है, और देखिए जो लॉलीपॉप सवाल होता है ना उसी में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए सवाल को आप लॉलीपॉप नहीं समझिएगा, नहीं तो वही लॉलीपॉप ही ना फिर वो कंफ्यूज करा देता है एग्जाम में साथियों। देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या आपका इनकस, यानी जिसको निहाई बोलते हैं, या स्टेपीज जिसको रकाब बोलते हैं, या फिर कान की हड्डी, या फिर जांग की हड्डी? तो देखिए साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो आपका हो जाएगा जांग की हड्डी। कौन सा हड्डी? जांग की हड्डी हो जाएगा। और जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 32 के बाद 33वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 33वां प्रश्न आपके सामने में है, बहुत मज़ेदार सवाल है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? देखिए जो आपका भोजन पच जाता है और उसमें जो विषैला पदार्थ होता है, उस विषैले पदार्थ का चूषण कौन सा अंग करता है? क्या अमाशय करता है, या अग्नाशय करता है, या वृक्क, या फिर यकृत? फटाफट जवाब दिए साथियों। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए आपका 33वां प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यकृत हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों बोलिए 33 सवाल हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते 33 के बाद 34वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 34वां प्रश्न आपका है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? बताएं, आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार है? क्या फेफड़ा है, या हृदय है, या मस्तिष्क है, या फिर अस्थि मज्जा है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों, कौन सा अंग जिम्मेवार हो जाएगा? तो देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है साथियों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको क्या बोलते हैं? बोन मेरो बोलते हैं। यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 34 के बाद 35वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 35वां प्रश्न आपका क्या है कि अंतस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जितने सारी भी अंतस्रावी ग्रंथि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या वृहद ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या सूक्ष्म ग्रंथि के नाम से, या फिर वाहिनी विहीन ग्रंथि, या फिर अम्लीय ग्रंथि? बताइए साथियों, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए जितने सारी भी अंतस्रावी ग्रंथि है ना साथियों, इसको क्या बोलते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? वाहिनी विहीन ग्रंथि, क्योंकि इसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है साथियों। तो देखिए जो भी ग्रंथि है ना, उससे जो भी हार्मोन स्रावित होता है वो सीधे
रक्त में चला जाता है, इसलिए इसमें वाहिनी नहीं पाया जाता है और इसलिए इसको वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं। और 35 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों का 35 में से कितना स्कोर हुआ ये बताइए साथियों। देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, बस अपना तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। आप जितना तैयारी कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा साथियों। बस आप लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 35 में से आपका स्कोर कितना हुआ, जरूर बताइए, चाहे जितना भी हो उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।